चलिए एक स्टार्टअप करते हैं और पहली वीडियो के बारे में हम बताएंगे जो कि ये हमारा जो टॉपिक है डिमक्स कैरियर एकेडमी माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर 11th क्लास सेक्शन कॉमर्स है। क्लास स्टूडेंट्स के लिए है और ये बीबीए के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में हम बताएंगे। जो हमारा जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जानेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स? So इसकी डेफिनेशन है इट इज अ सोशल साइंस इट्स डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कंजप्शन एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद द गिवन रिसोर्सेज। सो कहने का मतलब ये हुआ कि सोशल स्टडी मतलब सोशल स्टडीज तो सोशल साइंस से पढ़ी होगी आपने। ओके, तो इसमें क्या है सोशल साइंस इट्स डील विद द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। एक्टिविटी भी कह सकते हैं, ह्यूमन की जो एक्टिविटी होती है इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन। प्रोसेस क्या चलता है, जो प्रोडक्शन का, कंजप्शन का, एक्सचेंज मतलब लेन देन, ठीक है, वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूशन है ना, और प्रोडक्शन मतलब किसी चीज का उत्पादक करना। तो गुड्स क्या क्या चीजों का, गुड्स एंड सर्विसेज, द गिवन द रिसोर्सेज, कई रिसोर्स के द्वारा इन चीजों का एक्सचेंज करना होता है। तो दैट इज कॉल्ड द आवर इकोनॉमिक्स, मतलब इसे कहेंगे हम इकोनॉमिक्स। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो डिफरेंस क्या होता है माइक्रो एंड मैक्रो में? तो सबसे पहले हम बताएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये माइक्रो शब्द से जिसका मतलब होता है स्मॉल। ओके, तो एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो इसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो ये ग्रीक लैंग्वेज से एक वर्ड से लिया गया है, MACROS नाम से, और इसका मतलब होता है लार्ज और एग्रीगेट कहेंगे। ओके, अब इसी के साथ में क्या है इसका डिटरमाइंस ऑफ द प्राइस आउटपुट ऑफ द इंडिविजुअल इन द मार्केट। ये जो माइक्रो चीज है ये सिर्फ इंडिविजुअल से ताल्लुक रखती है, और मैक्रो क्या है, एक होल के तौर पे काम करता है। इसमें क्या है, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉय इकोनॉमी एज अ होल्स। मतलब एक होल्स के मतलब काफी बड़े तौर पे ये चीज देखी जाती है। इसमें 3 वेरिएबल होते हैं, जिसका पहला जो वेरिएबल है वो है डिमांड, दूसरा है सप्लाई और तीसरा है प्राइस। ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी 3 ही वेरिएबल होते हैं, जो कि फर्स्ट ऑफ द है एग्रीगेट, डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और जनरल प्राइस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पे एग्रीगेट वर्ड यूज हो जाता है तो वहां पे कौन सी इकोनॉमिक्स यूज होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज होती है। और जनरल प्राइस मतलब साधारण जो प्राइस का कहते हैं, जैसे कि MRP वगैरह है ना, तो वो सब चीज क्या है मैक्रो के अंदर आ जाती है। बड़े तौर पर काम करने को क्या कहेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और एक छोटे तौर पे इंडिविजुअल पर्सनली कोई काम किया जा रहा है तो वो आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे मान लो आपकी कोई शॉप है छोटी सी, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाएगी। या फिर आप कहीं पे मार्केट में कोई सामान खरीदने जा रहे हो तो वो क्या है, माइक्रो के अंदर आएगा। मैक्रो के अंदर में जैसे मान लो कोई गोदाम हो गया, या फिर कोई कंपनी हो गई, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या फिर स्टेट, या फिर देश, इस तरह से भी चीज हो सकती है। वो सब चीज आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं इकोनॉमी में? तो वो है इसके, देखो प्रॉब्लम आएगी तो कोई ना कोई रीजन होंगे। रीजन में कौन कौन से हैं, बेसिक रीजन कौन कौन से हैं? तो पहला जो रीजन है वो है अनलिमिटेड वांट। मतलब एक के बाद इच्छाएं जागृत हो जाती हैं, और उसकी वजह से हमारा जो कि इकोनॉमी कभी बन नहीं पाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि इंसान की इतनी इच्छाएं होती हैं वो कभी अपने आप को संतुलित नहीं कर पाता है। आज किसी चीज की इच्छा हो रही है, आज मान लो किसी कोई चीज खाने की इच्छा हो रही है, कल को कोई और नई चीज खाने की इच्छा होती है। तो क्या है, अनलिमिटेड एंड्स हैं इनका, मतलब जो हमारी वांट्स हैं, जो नीड हैं, वो कभी खत्म नहीं होती हैं। दूसरा जो मेन रीजन है इसका वो है लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो हमारे पास इच्छाएं काफी हैं बट रिसोर्सेज काफी कम है, स्केर रिसोर्सेज, मतलब काफी कमी रहती है, मंदी रहती है जो रिसोर्सेज की। मान लो आपका मन कर रहा है कहीं बाहर जाने का, घूमने का, और आपके पास है मान लो छोटी सी एक बाइक। ओके, और आपका मन कर रहा है कि मैं यहाँ से पूरे विश्व में घूमूं। तो देखो उससे, अब मान लो आपको जाना है अमेरिका, तो बाइक है, आप जा नहीं सकते हैं ना, तो उसके लिए क्या है, एरोप्लेन भी चाहिए है ना, तो उसके लिए पैसा भी होना चाहिए। तो क्या है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। ओके, अब तीसरा पॉइंट है इसमें अल्टरनेटिव यूजेज।
अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब ये होता है कि आपके देखो सैलरी मिलती है आपको 30,000 रुपए। उसके देखते हुए क्या है कि आपको क्या है, ऐसा तो नहीं है कि 30,000 रुपए का कोई मोबाइल आ रहा है और पूरी सैलरी उसी में लगा दी जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। उसमें क्या है, अल्टरनेटिव यूजेज में जो 30,000 रुपए की जो हमारी सैलरी मिलती है, उसको कई जगह पे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि 2,000 रुपए से 5,000 रुपए कुछ इलेक्ट्रिसिटी का जाता है, उसी में से कुछ ट्यूशन फीस भी जाती है, उसी में से कुछ क्या है, घर का राशन पानी भी आएगा, और भी काफ़ी नीड्स होती हैं, ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, ड्रेस, अदर भी चीज़ें, और कुछ चीज़ें क्या है, सेव भी करनी होती है कुछ मनी। ओके, तो उस चीज़ का क्या है, अल्टरनेटिव यूज है। कुछ जैसे मान लो तुमने गाड़ी निकाल रखी है, तो उसकी कोई ना कोई पॉलिसी या फिर बीमा, ये सब चीज़ें काफ़ी इसमें क्या है, 30,000 रुपए में ही आपको ऑब्जर्व करना होता है 1 महीने का, सपोज दैट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सेंट्रल प्रॉब्लम में जो 3 जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, वो है व्हाट टू डू प्रोड्यूस, हाउ टू डू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रोड्यूस। कहने का मतलब क्या उत्पादकता कर रहे हैं, कै कैसे उत्पादक करें और किसके लिए उत्पादक करें। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है, पहले पहले एक चीज़ को समझाता हूँ, व्हाट टू डू प्रोड्यूस, हमें क्या उत्पादकता करनी चाहिए। इसमें 2 पॉइंट होते हैं, जिसका पहला होता है कंज्यूमर गुड्स और दूसरा है प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स को ही हम कहते हैं कैपिटल गुड्स भी कहते हैं। ओके, तो कंज्यूमर गुड्स में मतलब क्या है कि घी, वीट, क्लोथ, शुगर, ये सब चीजें इत्यादि आ जाती है। और कैपिटल में क्या है, मशीनगिरी का यूज होता है, वहां पे क्या है, इक्विपमेंट का यूज होगा, तो वो क्या चला जाता है, एक कैपिटल गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स में चला जाता है। ओके, तो अब हमें किस चीज का उत्पादन करना चाहिए, ये चीज का सबसे बड़ा इश्यू रहता है। मान लो कि आपको मशीन का उत्पादकता करना है, या फिर किसी ये घी, क्लॉथ, शुगर, इन सब चीजों को जो प्राथमिक उपभोग में आते हैं, उन चीजों का हमें मतलब वो करना है। तो इस चीज का क्या होता है, काफी बड़ी दिक्कत रहती है, हमें क्या प्रोड्यूस करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हाउ टू डू प्रोड्यूस, हम कैसे प्रोड्यूस करें। तो इसमें 2 टॉपिक हैं, जो कि पहला है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो लेबर से तात्पर्य ये होता है, देखो ये कोई कंपनी है, उसमें 20-50 लोग काम कर रहे हैं। ओके, अब उनकी जगह पे क्या है, कल को हम कोई एक मशीन लगा देते हैं, ठीक है, वो उन 50 लोगों का काम करेगी, ठीक है, तो वो चली जाती है कैपिटल गुड्स में, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में। और लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में कौन सा चला गया, जो काफी वर्कर काम कर रहे हैं। अब लेबर से क्या है, एक बेरोजगारी जो फैलती है, ठीक है, वो नहीं फैलती है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में, टेक्निक में। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक आती है, तो उससे क्या है, बड़ी मात्रा पर देश में बेरोजगारी और भूखमरी फैल जाती है। ओके, सपोज दैट एक तालाब है, सपोज दैट एक तालाब है, ये वाला सपोज। ओके, अब इसकी क्या करनी है, हमें खुदाई करवानी है। हमने क्या किया, 20 लोगों को लगाया और इस तालाब की खुदाई करवाई, ठीक है। अब ये तालाब जो खुद के तैयार हुआ, वो हुआ 10 दिनों में, और हमने क्या किया, 10 दिनों का जो लेबर का जो था, वो कॉस्ट उनको दे दी। अब 10 मतलब 20 लोग लगे हुए थे, अब 20 लोगों को क्या किया हमने, वन बाई वन उनको प्रोड्यूस कर दिया, जो उनका जो मेहनत थी, उसके बिहाफ पे उनको सैलरी हमने दे दी 20 दिन की। ओके, अब क्या करता हूँ, मैं एक बंदा बुलाता हूँ और एक उस पर जेसीबी भी बिठा देता हूँ और उससे काम करवाता हूँ। तो ये जो काम 20 दिन में हुआ है ना, 20 लोगों के द्वारा, तो ये जो बंदा क्या करेगा, इसी काम को सिर्फ 2 दिन में भी कर सकता है, दिन रात उस मशीन को लगा के। और सिर्फ बंदों की कितनों की जरूरत हुई, सिर्फ 1 की, और यहाँ पे कितने की जरूरत हुई थी, 20 की। तो इसके अकॉर्डिंग ये काम जल्दी करता है, बट इससे ये नुकसान है कि एक बेरोजगारी फैलने की संभावना ज्यादा रहती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें फॉर होम टू प्रोड्यूस। कहने का मतलब 2 चीजें, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और दूसरा है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसमें क्या है, पर्सनल में क्या है, एक अपना जो आमदनी डिस्ट्रीब्यूशन करती है। कहने का मतलब ये है कि किसी पे पैसा ज्यादा है, तो वो उन चीजों को ले जा सकता है। और दूसरा ये है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जो मेहनत करेगा वो उस सामान को लेके जाएगा। ओके, कोई भी चीज है उसको किस तरह से लेके जा सकता है। नेक्स्ट वाला पॉइंट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, पीपीसी जिसे कहते हैं। इसके 2 नाम हैं, एक तो है पीपीएफ भी कहते हैं और टीसी कहते हैं। तो पीपीएफ का मतलब है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी, फ्रंटियर की कहते हैं, और दूसरा नाम है इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर्व।
तीन नाम है इसके, प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी करो। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज एन अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द टू गुड्स विद गिवन रिसोर्स टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब इसमें क्या है, दो गुड्स के बारे में क्या होता है, कंपेयरिंग की जाती है, किस गुड्स में अच्छी इनकम हो रही है, किस गुड्स की उत्पादकता अच्छी हो रही है। तो उन चीजों को देखते हुए इस कर्व का मतलब स्टार्टअप किया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, एजम्पशन क्या क्या हुए। इसमें क्या है, रिसोर्सेस आर द कांस्टेंट गिवन कांस्टेंट। जो रिसोर्सेस दिए होते हैं वो कांस्टेंट के रूप में होते हैं। कहने का मतलब रिसोर्सेस का मतलब है जो पैसे से, मान लो मैंने 10 लाख रुपए दिए, ठीक है, तो वो एक कांस्टेंट है। आप उसी 10 लाख रुपए में आपको अगर दो प्रोडक्ट करने हैं तो आपको वो अपने आप मैथ लगानी होगी कि आपको किस प्रोडक्ट पे ज्यादा अपना पैसा लगाना है और किस पे कम लगाना है। ठीक है, आपको किस में ज्यादा फायदा हो रहा है, किस में कम फायदा हो रहा है। दूसरा जो इसमें एजम्पशन आता है, टेक्नोलॉजी मस्ट रिमेन कांस्टेंट। इसमें टेक्नोलॉजी क्या होती है, वो कांस्टेंट रहती है, रिमेन्स मतलब शेष बचती है। और तीसरा इसमें पॉइंट आता है अल्टरनेटिव कंपैरिजन बिटवीन टू गुड्स। इसमें हमेशा दो गुड्स के बारे में ही इसमें चर्चा की जाती है। कहने का मतलब ये एक डायग्राम है, इसके द्वारा समझा देंगे और समझने की कोशिश करो। तो एक जो इसमें दे रखा है, गुड्स बाई है जिसका नाम है क्लॉथ, और गुड्स एक्स है जिसका नाम है वीट मतलब गेहूं। कहने का मतलब ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। एक पॉइंट ए पॉइंट का मैं मतलब समझाना चाहूंगा कि यहाँ पे मैंने जो वीट में मान लो मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। अब 10 लाख रुपए मैंने क्या किया, पूरा का पूरा पैसा क्लोथ पे लगा दिया। तो यहाँ पे क्या है, एक्स इज 0 और पूरा मैंने 10 लाख कहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। और बी पॉइंट क्या बताता है कि जो मेरे पास पैसा आया मैंने पूरा पैसा गेहूं पे लगा दिया। क्लोथ को क्या कर दिया, मैंने 0 कर दिया। अब इस जगह पे कुछ और होगा, इस जगह पे कुछ और होगा, है ना। तो वो सब, अब मान लो यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट आता है, यहाँ पे मैंने क्या किया, 5-5 लाख रुपए, ये सी पॉइंट मान लो इस जगह पे, ये जो पॉइंट है इस पे सी पॉइंट मान लो, ओके। तो इस जगह पे मैंने क्या किया, ये मैं ये दिखाना चाहूंगा कि इस जगह मैं कोई पॉइंट बनाता हूँ, ये इकोनॉमी के अंडर में आ जाता है अपनी के में, ओके। तो यहाँ पे कितना कितना खर्च हुआ, 5-5 लाख रुपए, ओके। देखो यहाँ पे भी मैं 10 लाख रुपए लगा रहा हूँ, बट यहाँ पे क्या है, क्लॉथ पे ज्यादा लगा रहा हूँ और गेहूं पे कम लगा रहा हूँ, ओके। तो ये इस चीज का बताता है, इसमें दो ही चीजें हमेशा रहती हैं। देखो अब एक ये डायग्राम बनाया मैंने, उसी के आधार पे पॉइंट सी दे रखा है, पॉइंट ई और पॉइंट रिमेन ऑल पॉइंट। तो पहले मैं जो बताना चाहूंगा वो है रिमेन पॉइंट फुल्ली यूटिलाइज ऑफ द रिसोर्सेज। कहने का मतलब ए बी डी एफ, ये क्या है, रिमेनिंग पॉइंट है, मतलब ये क्या पूरी तरह से ये यूज हो रहे हैं, ओके। अब बात करते हैं पॉइंट सी की, ये क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैंने इस पॉइंट पे भी 10 लाख रुपए लगाए, इस पॉइंट पे भी 10 लाख रुपए लगा रहा था, इस पॉइंट पे भी 10 लाख लगा रहा था, इस पॉइंट पे भी 10 लाख रुपए लगा रहा था। अब इस पॉइंट सी की बात करता हूं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों में देखो, इस जगह पे इस देखा जाए तो ये चीज है, ये कम है, मतलब इस जगह पे मैंने एक्स पे कम लगाया और वाई पे भी ज्यादा नहीं लगाया। कहने मतलब यहाँ पे मैंने 4 लाख रुपए लगाया और यहाँ पे मैंने, सॉरी, यहाँ पे मैंने 2 लाख रुपए लगाया और यहाँ पे मैंने 4 लाख रुपए लगाया, टोटल मैंने 6 लाख रुपए लगाया और मेरे पास टोटल थे कितने, 10 लाख। तो मैंने रिमेनिंग कितना कर लिया, यहाँ से यहाँ तक का 4 लाख का बचत कर ली, ठीक है। अब क्या है कि ये तो मैंने अपनी इकोनॉमी के अंडर में काम किया, ओके। अब बात करते हैं पॉइंट ए की। अब ये क्या है कि हमारी औकात से बाहर निकल जाए, तो वो क्या है, इसको कहेंगे नॉन फेसिबल रीजन्स, बी बाई एंड द कैपेसिटी, मतलब ये हमारी औकात के बाहर है। मान लो अब कोई जैसे गाड़ी है, ओके, एक गाड़ी का एग्जांपल है तो अगर मान लो कि उसमें क्या है कि वो आ रही है 15 लाख रुपए की और हमारे पास में क्या है, हमारे पास है 10 लाख रुपए। तो कहने का मतलब फिर हम उस गाड़ी को नहीं खरीद पाएंगे, तो क्या करेंगे, इसके खरीदने के लिए हमारे पास हमारी इतनी औकात नहीं है, ओके। तो उस सिचुएशन में ये तो कहेंगे, तो ये चीज क्या है, हमारी कैपेसिटी के बाहर चली गई। तो उसकी वजह से इस चीज को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब इसी के बाद में एक है, इसी में पीपीसी दो टाइप से डिफाइन की जाती है। तो पहला जो टाइप है वो है शिफ्ट पीपीसी। इसमें क्या है, चेंज रिसोर्स ऑफ द बोथ गुड्स। इसमें क्या है, दोनों गुड्स में क्या होगा, चेंजेस होगा, ठीक है। या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा, दोनों चीजें क्या है, घटती या फिर बढ़ती हैं, ओके।
इसमें ये नहीं है कि सिंगल नहीं बढ़ेगा, रोटेट नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि सपोज दैट या तो ये चीज इधर में होगी या फिर ये चीज इधर में होगी। जैसे ये मैंने ओरिजिनल लिया है, अब क्या है मैंने बढ़ा दिए, मेरे पास पैसे बढ़े तो मैंने क्या किया, दोनों चीजों को बढ़ाया ऐसे करके। ओके, अब मान लो मेरे पास पैसे का बजट मान लो यहाँ पे 10 लाख रुपए था, अब मेरे पे हो गया 12 लाख, तो मैंने क्या किया, दोनों चीजों को बढ़ा दिया ऐसे करके। अब मान लो मेरे पास रह गए 8 लाख, तो मैं क्या करूंगा, उन चीजों को घटा दूंगा धीमे धीमे, दोनों चीजों को घटा दी मैंने ऐसे करके। ओके, अब नेक्स्ट वाला पॉइंट है वो है रोटेशन पीपीसी। रोटेशन पीपीसी में क्या है, एक चीज कांस्टेंट रहती है, दूसरी चीज बढ़ जाती है, दूसरी चीज कांस्टेंट रहेगी तो पहली चीज बढ़ जाती है। तो इसमें क्या है, चेंज द रिसोर्स ऑफ एनी वन गुड्स, एक जो है वो क्या होता है, चेंज होता है और दूसरा कांस्टेंट रहता है। ओके, तो इस वीडियो में ये यहीं तक ही होगा। हाँ, वेरी गुड। तो डीबक्स करियर एकेडमी है और ये हमारे नाम है शुभ शुभ, ठीक है। और ये जो हम तैयारी करा रहे हैं वो यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, इन एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण है। और ये एड्रेस है, मथुरा में कोचिंग है, वैसा ज्यादा कुछ है नहीं, 350 रुपया महीना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अच्छे अच्छे कमेंट करो। थैंक यू, बाय बाय।